Everyone, so welcome to my YouTube channel, that is Graduation Study. Hope you all are doing well and safe at your home. So guys, मैंने पिछली वीडियो में इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है, तो आपको तीनों टर्म्स जो हैं वो ब्रीफली थोड़ी थोड़ी आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी उसमें. सो इंटरनल चेक में स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखना सो दैट आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. सो इंटरनल चेक क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ इन सच अ मैनर दैट द वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली चेक बाय द अदर. इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स. आपको ड्यूटीज़ जो है मेंबर्स की उसको ऐसे अरेंज करना है सो दैट जो स्टाफ है वो ऐसे परफॉर्म करे कि एक पर्सन का वर्क जो है, काम जो है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप और इंडिपेंडेंटली चेक हो जाए दूसरे पर्सन के लिए. ठीक है. सो जैसे अगर हमारे साइकिल है, ठीक है, वर्क करने की, तो मेरा वर्क किसी और पे डिपेंड है, वो मेरा आगे वर्क चेक करेगा. ठीक है. देन उसका वर्क कोई और चेक करेगा आगे. तो ऐसे ही वर्क जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली चेक होता रहता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से. ठीक है. सो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ. जो स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी ऐसी ड्यूटीज़ जो वो परफॉर्म करते हैं सो दैट उनका जो वर्क वो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक पर्सन का ऑटोमेटिकली और इंडिपेंडेंटली चेक हो जाए दूसरे पर्सन से. मेरा वर्क अपने आप ही दूसरा पर्सन चेक करेगा, तो ऑब्वियसली मैं ध्यान रखूँगी कि मैं कोई मिस्टेक्स ना करूँ और कोई चीज़ छुपाऊँ ना, हाइड ना करूँ कोई भी ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज तो मैं पकड़ी जाऊँगी. तो इसीलिए ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक भी इंक्लूड होता है. सो इंटरनल कंट्रोल जो है वो वाइडर टर्म है, इंटरनल चेक तो उसके अंडर ही आता है. देन फ्रॉड्स, एरर्स और इरेगुलरिटीज़ आर प्रिवेंटेड अनलेस देयर इज़ अ कॉलिजन अमंग देम. वो कहते हैं कि फ्रॉड्स और एरर्स और इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो तब तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब तक वो कॉलिजन नहीं होंगी. मतलब जो एम्प्लॉयज़ है जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे. कॉलिजन मतलब वो इकट्ठे होकर कुछ डिसाइड नहीं कर लेते, यार मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं ट्रांजैक्शन नहीं शो करूँगा, और दूसरा वाला कहता है ठीक है मैं तेरा काम चेक करूँगा तो मैं भी वो ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं करूँगा. तो कॉलिजन मतलब आपस में आप डिसाइड कर रहे हो. अगर वो नहीं होता वो तो चीटिंग हो गई, कि अगर आप सारे कॉलिजन मतलब कोलाइड करके आप मतलब शो करना चाहते हो कि हम ये ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, तो वो चीटिंग हो रही है. सो जब तक वो कॉलिजन नहीं होती तब तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं एरर्स और इरेगुलरिटीज़ को. अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, द वर्क इज़ डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द ड्यूटीज़ आर असाइन टू डिफरेंट क्लर्क्स. वो कहते हैं कि वर्क को ऐसे ही डिवाइड करा जाता है इस तरीके से कि जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइन करते हैं हम डिफरेंट क्लर्क्स को. अलग अलग क्लर्क्स अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है और हर एक क्लर्क को, सेकंड पॉइंट, द क्लर्क गेट द वर्कलोड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन. हर एक क्लर्क को अपना जो वर्कलोड है, काम है, वो अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलता है. ठीक है. तो सीए को अपने अकॉर्डिंग काम मिलेगा, जो भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वर्कलोड प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओनली वन क्लर्क डजंट परफॉर्म एनी सिंगल टास्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. मतलब एक ही क्लर्क नहीं सारा काम करेगा. मतलब मैंने जो अपना काम किया, नेक्स्ट दूसरा जो वो मतलब जो एम्प्लॉय है वो अपना काम करेगा, देन मेरा वो चेक करेगा, फिर वो अपना काम करेगा, उसका काम कोई और चेक करेगा. तो हर एक क्लर्क अपना अपना टास्क परफॉर्म करेगा, एक ही टास्क वो नहीं परफॉर्म करेगा. देन द वर्क डन बाय वन क्लर्क इज इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर. एज वी हैव सेड, पहले भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली और इंडिपेंडेंटली चेक्ड हो जाएगा दूसरे पर्सन से. या आप रट लो लाइन, इसकी डेफिनेशन में यही है. ठीक है. सो इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली चेक करें. फॉर एग्जांपल, इससे आपको एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा. जैसे इन केस ऑफ कैश सेल्स, जो सेल्समैन होता है उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वही डिलीवर करता है गुड्स को और कैश भी वही. उसका काम क्या है? सेल्समैन का नाम से ही पता चल रहा है, सेल्समैन इज सपोज टू सेल द गुड. उसको क्या करना है? उसको सिर्फ सेल करना है, गुड को बेचना है. उसको ना तो गुड्स डिलीवर करना है और ना ही पैसा रिसीव करना है. वो किसका काम है? कैशियर जो होगा वो कैश को रिसीव करेगा, जो गेट कीपर होगा वो डिलीवर करेगा गुड्स को, और अकाउंटेंट जो है वो एंट्रीज अपनी रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स में. ठीक है. तो ये तीनों का जो काम है वो उनके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे. तो सेल्समैन का यहाँ सिर्फ काम क्या है? वो सेल करेगा गुड्स को. तो ऐसे ही एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक करता रहेगा. तो सेल्समैन का कौन करेगा आगे? ऑब्वियसली जो उसने प्रोडक्ट करवाया है. देन उसके बाद कैशियर उसको देखेगा कि कैश रिसीव करेगा, गेट कीपर जो होगा उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करेगा. कुछ गलतियाँ होंगी तो अपने आप चेक होती रहेंगी वो. ठीक है. आई होप एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होगा. देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बहुत ईजी हैं. देखो, अगर स्टाफ को पता है
कि उसका काम दूसरा जो पर्सन है, मतलब एक पर्सन को, मेरे को पता है कि मेरा काम दूसरे वाला चेक होने करने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे ऊपर मॉरल प्रेशर रहेगा, ओवर स्टाफ मॉरल प्रेशर, मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा कि मेरा काम दूसरा चेक करेगा, तो मैं गलतियाँ नहीं कर सकता, जितना हो मिनिमाइज़ करूँगा। सो मिनिमाइज़ करूँगा चेंजेस को, चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स को उतने ही हम मिनिमाइज़ करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली हम प्रोटेक्ट करेंगे रिसोर्सेज को, वेस्टेज वहाँ नहीं होएगी बिल्कुल भी। नो ट्रांजेक्शन इज़ लेफ्ट एंड अनरिकॉर्डेड, कोई भी ट्रांजेक्शन लेफ्ट नहीं रहेगी, अनरिकॉर्डेड नहीं रहेगी। अगर मैंने कुछ लेफ्ट कर भी दिया, मैं भूल गई कुछ लिखना, तो मेरा जब काम दूसरा कोई चेक करेगा तो वो अपने आप वेरीफाई करके उसको देख लेगा कि ये ट्रांजेक्शन मिसिंग है। एफिशिएंसी ऑफ क्लर्क्स, आपकी एफिशिएंसी मतलब क्लर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, जितना आप कर सकते हो उतना ही आपको काम दिया जाता है, तो उससे क्या है, हम आपकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो कैपेबिलिटी आप में बढ़ती जाएगी। एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ज़्यादा रिलायबल और एडिक्वेट सिस्टम प्रोवाइड करेगी। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट भी होगी। सो नाउ आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। अब मैं आप इंटरनल चेक को किससे रिलेट करने वाली हूँ, ऑडिटर से। देखो ऑडिटर के लिए इंटरनल चेक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इंटरनल कंट्रोल था तो वैसे ही इंटरनल चेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना ज़्यादा इंटरनल जो चेक है मतलब गुड होगा, अगर अच्छे से एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर रहा है, तो उससे क्या होगा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क वो डिफाइन करेगा कि कितना उसको नेचर, मतलब ऑडिटर को कैसे वर्क करना है और कितना स्कोप है उसको, मतलब कितना ऑडिटिंग प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। तो वो तो इंटरनल चेक ही बताएगा ना कि अगर नहीं फॉलो हो रहा तो उसको अच्छे से एनालाइज करना है हर चीज़ को। देन वो कहते हैं कि जो अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक जो है वो मे रिलीव एन ऑडिटर ऑफ अ लार्ज पार्ट डिटेल चेकिंग एंड टाइम सेव। ऑब्वियसली अगर अच्छा गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक होगा तो इससे क्या होगा, ऑडिटर का टाइम सेव होगा और वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, और चेकिंग पे, डिटेल चेकिंग जो है वो उसको नहीं करनी पड़ेगी इतनी, अगर अच्छा गुड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो अगर सिस्टम डिफेक्टिव है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको क्या करना है, होल ट्रांजैक्शन को डिटेल में एनालाइज करना है, और अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑडिटर की ही है। चाहे गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉलो किया जा रहा है लेकिन उसका वर्कलोड कम हो रहा है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कम हो रही, उसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। ओके, सो उसको वो अच्छे से परफॉर्म करनी है, उसका वर्कलोड कम हो सकता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कम हो सकती। सो ये इंटरनल चेक और ऑडिटर का रिलेशन था। आपको ये पूरा कंप्लीट बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरनल चेक को ऑडिटर से रिलेट करना है, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, एग्जामिनर को भी पता हो कि आपको पता है कि ऑडिटिंग में इंटरनल चेक कितना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सो गो एंड चेक my channel, and also press the bell icon so that you can get updates and notification when I'll upload the video. So bye bye, take care, keep smiling and keep learning. Your friends all say you're fine, but